सो हे गाइस, दिस इज कॉफ़ी एंड यू आर वाचिंग द कॉफ़ी टॉक शो। आज के हमारे गेस्ट आ गए हैं मिस्टर विक्रम सिंह गिल। तो पहले तो सर आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? या एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि सचिन मेरे ख्याल से हम काफ़ी सालों बाद आज मिल रहे हैं। इट्स बिन लॉन्ग बैक। हम लोग एक शो में मिले थे और जहाँ पे तुम कंटेस्टेंट थे एंड आई थिंक सो मैं वहाँ पे स्कीपर के इस पे तरह आया था, बट वो शो का थोड़ा आई थिंक सो 19-20 हो गया था समथिंग। सो उसके बाद शायद अपना कांटेक्ट हुआ ही नहीं। बट सचिन तुम हमेशा मेरे टच में रहे। आई हैव सीन यू। मैंने आपका काफ़ी सारा मैं आपको देखता हूँ, आपके वीडियोज़ अप करते हो। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। सो बेसिकली मैं आपको बता दूं, जब मैंने बहुत ही नया डांसर था और मैं सर का शो देखता था DID डबल्स में, बहुत ज़बरदस्त इनके परफॉर्मेंसेस हम देख के, मतलब बहुत सारे फैंस इनके थे। तो मुझे मौका मिला है कि इनका एक इंटरव्यू लूँ। तो सर पहले तो बताइए आपकी डांस की शुरुआत कैसे हुई और कितने साल पहले? बाप रे, आई थिंक सो आई स्टार्टेड डांसिंग 1995 में मैंने डांसिंग स्टार्ट किया था। और मेरे ख्याल से मैंने वो टाइम में डांसिंग स्टार्ट किया जब भी डांसिंग कुछ था ही नहीं। आई थिंक सो मीन्स डांस क्या होता है लोगों को पता नहीं था। बस वो यू नो आफ्टर 90s डांसिंग बोलो तो कैसा वो सब पुराना स्टाइल ऑल दैट थिंग। तो ऐसा ही मैं एक फ्रेंड के आई थिंक सो गणपति का फेस्टिवल था और मैं वहाँ पे गया। तो मेरा एक फ्रेंड था, तो वहाँ पे वो गणपति का नहीं एक मंडल होता है, मंडल में हम लोग डांस करते हैं। तो ऐसा एक छोटा सा स्टेज बनाया था उन्होंने और वो लोग डांस करे। तो आई वॉज जस्ट मैं यार ये कैसा ये लोग कर लेते हैं, बिकॉज डांसिंग तो मैंने कभी किया नहीं। आई थिंक सो दैट टाइम आई वॉज 14 और 15 ईयर, 14-15 साल का मैं था। तो मैं ऐसे मेरे दोस्त को जाके मिला और मैं बोला यार तू तो बहुत बढ़िया डांस करता है यार, कहाँ से सीखा है? तो वो बोला यार तू छोड़ यार, तू कहाँ डांसिंग वांसिंग करता है, तुझे अपना घर पे बैठ जा, डांसिंग वांसिंग क्या है मुँह का बात नहीं यार करना। मैं बोला नहीं यार, अभी तो इसने ऐसा बोला तो अभी थोड़ा वो यू नो ईगो हर्ट हो गया। तो मैंने फिर वो टाइम से थोड़ा दिल पे लिया मैंने वो बात। और मैं बोला चलो यार लेट्स कहाँ तो जाके ट्राई कर लेता हूँ, मैं सीख लेता हूँ क्लासेस वासेस ज्वाइन करके। फिर उसके बाद फिर मेरा वो जर्नी स्टार्ट हो गया। बट एक तो मैं थैंक्स वो मेरे दोस्त को कहना चाहता हूँ, बिकॉज जो उसने मुझे वो बोला था कि जा यार तू डांसिंग वांसिंग क्या करेगा, जा बैठ जा घर पे देर से रहेगा। मेन तो मेरे लाइफ में शायद सबसे बड़ा हाथ उसका है, क्योंकि अगर वो मुझे वो चीज़ नहीं बोलता ना तो शायद मैं नहीं कर पाता। अभी तो बहुत सारे सोर्सेस है देखने के लिए, यूट्यूब है, अलग अलग सोशल मीडिया पे वीडियोस आते रहते हैं डांसिंग के। तो आपके दौर में ये चीज़ें नहीं थी, तो आपने कहाँ से ये सोर्सेस थे कि आप कहाँ से सीखे इतने सारे डांस स्टाइल्स और किस तरह आपने वो चीज़ में एंटर किया? फ्रैंकली टू स्पीक यार, वो टाइम में यूट्यूब तो था ही नहीं, सही बोले आपने। वो टाइम में ना सीडीज़ था यू नो, ना पेन ड्राइव्स थे, कुछ नहीं था। वो ऑडियो कैसेट का एक चीज़ था वो टाइम में ज़माना। और वो टाइम में हम लोग वीडियोज़ भी डांसिंग के, एक्चुअली मैं MJ को बहुत फॉलो करता था, माइकल जैक्सन को। और मुझे आज भी याद है वो मेरे ख्याल से आई डोंट नो द ईयर, बट वो जब इंडिया आए थे तो मैंने उनका शो भी देखा था। मैंने दूरदर्शन पे उनका शो आई थिंक सो दूरदर्शन पे देखा था, टेलीकास्ट हुआ था। तो फिर अभी डांसिंग वो देख देख के थोड़ा फिर वीडियोस पुराने जैसे अपेची इंडियन थे, इनके सब वो यू नो थोड़ा रैपिंग वाला स्टाइल था। तो वो थोड़ा दिमाग पे डाल के वो टीवी पे देखने मिलता था। वो भी आई थिंक सो हफ्ते में एक बार वो टीवी पे कोई गाने आता था, एक चैनल शो आता था वो इंग्लिश गानों का, तो वो उतना ही देखते थे। और फिर VHS का कैसेट्स था, तो हम लोग पैसा इकट्ठा करके टू वीडियो VCR लेके आते थे हम लोग। और सब दोस्तों मिला के 40 रुपीज़ समथिंग पूरा वीडियो का, देन कैसेट का, देन वो VCR का पूरा चार्ज था। तो हम लोग 2-4 दोस्तों मिला के मनी हम लोग एक दूसरा कलेक्ट करते थे और जाके वीडियो लेके आते थे। तभी माइकल जैक्सन हम लोग सीडीज VHS लेके आके हम लोग लगा के देखते थे और वो देख देख के हम लोग सीखते थे। हम लोग वो ज़्यादा करें हम लोग रात में लाते थे, क्योंकि रात में लाओ तो आपको नेक्स्ट डे देना पड़ता है, क्योंकि उसका 3 आवर्स का कुछ चार्ज होता था। तो हम लोग भी थोड़ा वैसा दिमाग इस्तेमाल करके तो रात में वीडियो लेके 9 o'clock 9 से 11-12 होता। तो वो वीडियो वाला बोला अब भैया काम करो, कल ला के दो। तो हम लोग पूरा रात भर वो देखते थे एंड वी यूज्ड टू प्रैक्टिस दैट, वो देख देख के यार। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है सर, बहुत सालों पहले आप ऐसे नेशनल शो पे थे जो बहुत ही फेमस था उस टाइम पे, डांस इंडिया डांस और DID डबल्स, तब के ये सीजन्स में बोलूँ तो बहुत ही फेमस हो चुके थे। तो उस टाइम का जो दौर था, आपकी जोड़ी जो थी विक्रम निहारिका, तो ये जोड़ी कैसे बनी थी, एक ऑन स्क्रीन जोड़ी, और वो कैसे आपने ऑडिशन दिया था, आपने किस तरह उसका आपका एक्सपीरियंस था, वो हमारे ऑडियंस को शेयर कीजिए। एक्चुअली वो DID डबल्स का पता नहीं वो कैसा आ गया मेरे इसमें, क्योंकि वो मैं था ही नहीं वहाँ पे। बिकॉज मैं एक्चुअली एक डुइट कोरियोग्राफ कर रहा था मैं, एक लड़की थी यहाँ पे और उसका एक पार्टनर था। तो उन्होंने मुझे मिले, वो बोले यार सर हम एक एक्ट कोरियोग्राफ करके दो, क्योंकि DID डबल्स का ऑडिशंस आ रहा है। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि जब DID सीज़न 1 आया था तभी मैं एक लॉन्जी सर करके मैं उनको असिस्ट कर रहा था। तब एक शो आता था टीवी के ऊपर, एक से बढ़कर एक।
तो वहाँ पे मैं सर को असिस्ट करता था वो शोज़ के अंदर। तो फिर मैं आर्टिस्ट को सिखा ये करो। तभी वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी जो प्रोडक्शन में थी, तो उसने मुझे बोला विक्रम मेरे DID 1 सीज़न आ रहा है तो तुम ट्राई क्यों नहीं करते हो। मैं बोला नहीं यार, कहाँ वापस स्ट्रगल करते हैं बेटू, मैं अपना ठीक हूँ, ऑलरेडी सेट हुआ था वहाँ पे थोड़ा बहुत असिस्ट का काम, आई वॉज असिस्टेंट देयर, तो मैं शोज़ कर रहा था। मैं बोला नहीं यार, फिर तो मैंने वो DID 1 तो मैंने किया ही नहीं, तो मैंने छोड़ दिया फिर, बिकॉज काम तो चल ही रहा था मेरा। फिर मैं पुणे आया मैं, तो एक फ्रेंड ने मुझे मेरा नंबर किसी को दिया, तो बोला कि यार ऐसा ऐसा विक्रम, तो उसको ना जाके एक डांस सेट करके दे, उसको डबल्स का एक ऑडिशन देना उसको DID डबल्स का। तो मैंने ठीक है भेज दो उनको। तो वो आए, तो मैंने उनका एक ऐड कोरियोग्राफ किया मैंने, और आई डोंट नो सडनली उसका पार्टनर, आई थिंक सो, पता नहीं कुछ एक्सीडेंट हुआ या कुछ उनका, आई डोंट नो, वो उनका यही हुआ कि नहीं कर पाई वो। तो वो लड़की बहुत रोने लगी, तो रोने लगे, तो बोला क्या करें, बोला कोई और पार्टनर ढूंढ लो। बट आई थिंक सो टाइम भी नहीं था, काफ़ी ऑडिशन को 2 या 3 ही दिन बचे थे। तो उसने मुझे बोला सर आप एक काम करो, आप ही मेरे साथ क्यों नहीं कर लेते। अरे मैं बोला मैं कहाँ करूँ DID नहीं डबल्स का ऑडिशन में, कहाँ पे। बोला मैं कहाँ ऑडिशन में आऊँगा, वापस खड़े रहोगा, वापस वही जर्नी स्टार्ट करूँगा मैं। तो उसने मुझे बहुत फोर्स किया, रोडी, तो मुझे थोड़ा फील हुआ कि यार नहीं यार चलो एक बार जाके ट्राई करना चाहिए। तो मैं ऑडिशंस के लिए गया उसके साथ। मैं तो कभी ऐसा लाइन में खड़ा नहीं था आज तक, बिकॉज आई रिमेंबर मैंने काफ़ी साल पहले बुग्युगी किया था मैंने, आई थिंक सो बुग्युगी तो एक फेमस शो था, तो बहुत साल पहले गया था। तो उसके बाद मैं सेकेंड ऑडिशन मैंने जो दिया यहाँ पे दिया था मैंने। तो मैं ऑडिशंस के लिए गया, तो फर्स्ट राउंड हो गया, तो आई वॉज सिलेक्टेड, तो हम दोनों सिलेक्ट हुए डबल्स में। तो बाद में फिर वो अपना तकदीर की टोपी वाला ऑडिशन है, फिर वो ऑडिशंस के लिए भी गए दैट टाइम, देन वी गॉट दैट तकदीर की टोपी ऑल्सो। तो दैट वन सो वी वर वेरी हैप्पी कि मैं भी बहुत खुश था, और एक्चुअली वो मुझे पता नहीं था और आगे कितना जा सकूँगा मैं। फिर जब अपना वो तकदीर की टोपी वाला हो गया, उसका तो फाइनल मेगा राउंड था उनका, तो मैंने परफॉर्म किया वो आर्टिस्ट के साथ, मेरे वो पार्टनर के साथ, हरप्रीत नाम था उसका, हरप्रीत के साथ मैंने परफॉर्म किया। तो वहाँ से फिर ठीक है हम लोग आ गए। फिर वो बोलते हैं ना फाइनल रिजल्ट आता है, तो फिर दादा ने बुलाया ये आप कपल आओ, ये कपल आओ। तो उन्होंने बोला कि सॉरी विक्रम मैन, आपकी जो पार्टनर है आपका नहीं हुआ सिलेक्शन। तो बोला ठीक है यार चलो इट्स ओके नो प्रॉब्लम। तो मैं जैसे जा ही रहा था मैं, सडनली फिर वो दादा ने बोला कि यार विक्रम तुम रुक जाओ। तो मैं बोला रुक जाओ, बोले कि आपके पार्टनर को जाने दो आप रुक जाइए। तो मैं रुक गया वहाँ पे। तो बोले विक्रम आप थोड़ा रुको, हम आपका रिजल्ट वापस बाद में बताएंगे। तो उसके बाद वहाँ पे मेरी पार्टनर बनी निहारिका, मेरे ख्याल से वो भी स्वैप होके आए थे, तो दादा ने हम दोनों को मिलाया था। तो वहाँ से मेरा और निहारिका का वो हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया। तो फिर DID डबल्स में गए हम लोग। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, बढ़िया एक्सपीरियंस था, क्योंकि जो भी आज मेरे को सीखा वो फ्रैंकली टू स्पीक वहाँ से सीखा। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मॉर्निंग 6 o'clock यूज्ड टू गेट अप, हम लोग को ट्रेनिंग के लिए लेके जाते थे, यूज्ड टू टेक अस एट जुहू बीच। तो वहाँ पे स्टंट्स के प्रैक्टिस, जिम्नास्टिक, ऑल दिस थिंग्स ये लोग सिखाते थे। फिर उसके बाद अलग से एक वर्कशॉप होता था। तो स्टार्टिंग का जो 2 महीना था वो जो लर्निंग का पार्ट था वो बहुत बढ़िया था, और मेरे लिए तो लाइफ का आई थिंक सबसे बड़ा बेस्ट एक्सपीरियंस हुआ था। क्योंकि मैं आज जो भी ट्रेन हुआ हूँ, एक बोलते हैं टेक्निकली आप जो चीज़ें सीखते हो वहीं से सीख के आते हो, क्योंकि वो आपको आगे लेके जाता है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा वो जो सफ़र था मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे जो हमारे कंटेस्टेंट थे, आज काफ़ी कंटेस्टेंट लोग काफ़ी आगे चले गए, काफ़ी शोज़ कर रहे, काफ़ी लोग स्किपर्स बने, कोरियोग्राफर्स बने। एंड स्पेशली मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ जो मेरे मेंटर थे, मेरे गुरु थे राजीव सुरती सर, कि जिन्होंने मुझे इतना सब कुछ सिखाया था। डांस के अलावा उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे बातें सिखाई जो डांस में आपको समझने चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट योर डांसिंग। सो आपको और काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो आपको साथ में लेके चलने पड़ती है आपके पूरे जर्नी में। जैसे मैंने राजीव सुरती सर का डांस देखा है, और बहुत सारी चीज़ें उनके जो गुण हैं वो आपके अंदर आ चुके हैं, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है और आपकी जो एनर्जी आई थिंक दोनों मैच होती है। तो वो कैसी जोड़ी मतलब हुई, और एक तो DID फाइनल 4 तक आप पहुँचे थे, तो वो जर्नी मतलब वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी चीज़ है, और उस टाइम पे तो ये शो का तो क्रेज़ी अलग था। तो इसके बारे में बताइए। एक्चुअली जब हमारा फर्स्ट एपिसोड था तो मुझे पता है कि मैं और निहारिका वी वर इन अ वेरी डिफरेंट जोन। हम लोग थोड़ा एक अलग से हिप हॉप का मेरा था, निहारिका का थोड़ा एक अलग से डांस स्टाइल था। और स्टार्टिंग में मुझे तो लगा नहीं यार मैं चलो इतना आगे तक चला जाऊंगा, बिकॉज यू नो डांसिंग स्टाइल में आप भी आई हैव नेवर डन कंटेम्प्रेरी एंड ऑल दैट थिंग, मैंने लाइफ में कभी सीखा नहीं था उसके। बिकॉज उससे पहले मैं काफ़ी बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के पास काम कर चुका था, जैसे गणेश हेगड़े सर है, मैं उनके साथ 2-3 साल काम किया मैंने काफ़ी शोज़ किए, अवार्ड शोज़ किए उनके साथ। फिर सडनली ये डबल्स में आए, बिकॉज अब रियलिटी शोज़ में आते हो आपको एक तो बात ये इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक स्टाइल आना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक टाइम वहाँ पे आपके ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि आप कंटेम्प्रेरी करो, यू डू फोक डांस, आपको थोड़ा एक अलग से जैज स्टाइल करो, ये सब स्टाइल। तो मैं सोचा यार कहाँ अपन आगे तक चले जाएंगे, ठीक है 2-4 एपिसोड हो गया चलो निकल जाएंगे।
बट वो सडनली फर्स्ट एपिसोड में हमारा इतना अच्छा दोनों का हुआ परफॉर्मेंस कि जजेस ने काफ़ी अच्छे कमेंट्स दिए। तो फिर सेकेंड एपिसोड में फिर मैंने डायरेक्टली सर ने, मेरे राजीव सर ने आई थिंक सो, उन्होंने डायरेक्टली मेरे ऊपर एक एक्सप्लेन किया मेरे और निहारी के ऊपर कि तुम कंटेम्प्रेरी करो। और निहारी का तो कंटेम्प्रेरी थोड़ा कर ले, इसी यूज टू डू कंटेम्प्रेरी है, उसका डांसिंग था ही वो फॉलो। तो सेकेंड एपिसोड कंटेम्प्रेरी किया और लोगों ने वो भी पसंद किया। फिर धीरे 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 एक नए नए स्टाइल्स, काफ़ी स्टाइल्स सर ने हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और हम लोगों ने आई थिंक सो DID डबल्स में काफ़ी बेस्ट एक्ट्स दिए। जैसे पपेट एक्ट हमने दिया था, जो पहला एक्ट वहाँ से आया था। देन सेकंड वी हैड गिवन दैट जॉर्बी का एक एक्ट था, बॉल एक्ट, वो एक्ट दिया था। काफ़ी सारे सर ने न्यू एक्ट्स कॉन्सेप्ट्स लेके आए थे और उन्होंने सिखाया हमें, और वो चीज़ें आज भी लोगों के दिमाग में है। हाँ, तो सर ने काफ़ी सारा सिखाया वहाँ पे। और वो जब पावर की बात करो, यस मैं तो पूरा सर को कॉपी करता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि यार मैं जब डांस करूँ, बिकॉज इंडस्ट्री में ऐसा कहते हैं, राजीव सुरती बोलते यार वो घोड़ा यार इज अ हॉर्स पावर। उनका एक इंडस्ट्री में एक नाम था, क्योंकि उनका डांसिंग वॉज मीन्स अच्छे लोग आज उनके बाजू में डांसिंग खड़े रहने बोलते डिफिकल्ट हो जाती, क्योंकि कोई दिखता ही नहीं था, क्योंकि वो जो पावर, वो जो फोर्स और आज भी उनमें। या सो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे मेंटोर होते और मैं उनके साथ रह के जो मेरा 3-4 मंथ्स का जो मेरा सफ़र था डबल्स का, मैं काफ़ी कुछ उनसे सीखा हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच राजीव सर। सो विक्रम सर, मैं वापस फ्लैशबैक पे जाना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आप एक ज़माने में आप ऑटो भी चलाते थे, तो एक ऑटो का जो ये था आपका, जो मतलब आप चलाते थे, और अब भी एक डांसिंग के तौर पे आप प्रोफेशनली जो करते हो कोरियोग्राफर, और किस तरह जर्नी थी वो? वो आई थिंक सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मैंने खुद सोचा नहीं था कि मैं शायद यहाँ तक आऊँगा, कि मैं काफ़ी एक मिडिल क्लास फैमिली से था मैं, जहाँ पे मैं कुछ फाइनेंशियली की चीज़ों के वजह से आई कांट इवन कंप्लीट माई स्टडी। तो फिर मैं स्कूल, थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम था, तो मैंने बीच में स्कूल छोड़ दिया, बिकॉज पीछे बड़ी बहन थी, मॉम का डेथ हुआ था बचपन में, एंड डैड तो गाँव में थे। तो फिर मेरे नानी की तरफ हमको आके शिफ्ट होना पड़ा, मुझे और मेरे बहन को। तो थोड़ा फैमिली कंडीशन वॉज काफ़ी मिडिल क्लास थे हम लोग। तो फिर मैंने स्कूल ड्रॉप अप किया, फिर मैं काफ़ी जगह पे मैंने जॉब्स किए मैंने। जैसा एक हमारे यहाँ पे एक आइसक्रीम कंपनी था, तो मैं वहाँ पे प्रोडक्शन में था, टू पैक द आइसक्रीम्स। फिर 2-3 कंपनी मैंने स्क्रैपिंग का काम किया, जैसे स्क्रैप उठाते थे हम लोग। फिर उसके बाद में फिर मेरे एक अंकल की ऑटो रिक्शा थी, तो मैं बोला यार चलो चला लेता हूँ। और आई थिंक सो वो टाइम में मेरा एज समथिंग 16, हाँ, और डांसिंग के साथ भी ये चीज़ें कर रहा था। 16-17 मेरा एज था, क्योंकि फाइनेंशियली फीस देने में तुमको बहुत प्रॉब्लम होता था, तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें जरूरी कि अपना कुछ सोर्स तो बनाओ, बिकॉज फैमिली से तो इतना पैसा मिलता नहीं था। ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं करते थे, वो लोग बहुत सपोर्ट करते थे मुझे, बट फाइनेंशियली आई यूज्ड टू हैंडल माई सेल्फ। तो फिर मैंने मेरे एक अंकल का ऑटो रिक्शा लिया, बोला यार मैं चला लेता हूँ। मेरे को आज भी याद है, बिलीव नहीं करेगी, मैं रिक्शा सुबह उठता था, अर्ली मॉर्निंग 5-5:30 में मेरा रिक्शा वॉश करता था मैं। 6:30 में बोलते रिक्शा स्टैंड पे आके खड़े रहना, तो मैं आके 6:30 से आप रिक्शा स्टैंड पे आता था, खड़े रहता, प्रॉपर बोलते रिक्शा वाले लोग रहते वैसा वाला। आई यूज्ड टू क्लीन रिक्शा, और रिक्शा में के हार लगा, ये सब चीज़ें मैंने किए। तो मैंने एक अराउंड 2 या 3 साल मैंने ऑटो रिक्शा चलाया मैंने। वो भी काफ़ी एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि आप आपके पैसेंजर्स को लेकर जाते, आप नए नए लोग मिलते हैं, बातचीत होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप वहाँ से भी सीखे हो आपकी लाइफ की जर्नी के लिए। सो वो भी मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, एंड आई एम थैंक्स गॉड कि यार चलो वहाँ से मैं यहाँ तक आया। इट्स ऑल अबाउट योर स्ट्रगल, और आप सही रास्ता आपने पकड़ के चले हो। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है विक्रम सर की जो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे अभी वो काम करते हैं और अभी भी कर रहे हैं, और जो जर्नी है, आई थिंक जितने भी नए डांसर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो नए कलाकार हैं, तो एक याद रखिए, जो जितना स्ट्रगल करता है और जितना मेहनत करता है ऑनेस्टी, तो वही उसको कलाकार बनाता है एक सक्सेसफुल। और आई थिंक विक्रम सर से बड़ा एग्जांपल कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इतने सारे चीज़ें की है। मैं एक्चुअली उनकी प्रोफाइल पढ़ रहा था, तो मैंने देखा है कि उन्होंने बहुत सारे अभी तक सुपरस्टार से लेके अलग अलग सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने ट्रेन किया हुआ है, अलग अलग मूवी में, अवार्ड फंक्शन में। तो पहले तो ये क्वेश्चन है सर आपसे कि हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि आपने किन किन सेलिब्रिटीज़ को सिखाया हुआ है। एक्चुअली जब मेरा DID डबल्स का हमारा हुआ था सफ़र ख़त्म, तो राजीव सर ने मुझे कॉल किया, विक्रम यार तुमको ना मैं एक आर्टिस्ट देता हूँ, तुमको जाके ट्रेन करना है। तो सर ने मुझे सबसे पहला जो आर्टिस्ट दिया, आज के तारीख में इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा नाम है, तो वो थे जानवी कपूर जी। तो सर ने मुझे खुद पर्सनली भेजा मीटिंग के लिए बोनी कपूर सर जी के पास, कि बोले अब जाओ मीटिंग कर लो, बात कर लो, अब जाके उनका ट्रेनिंग स्टार्ट करो सिखाना। तो मैंने सबसे फर्स्ट आर्टिस्ट जो आफ्टर DID डबल्स स्टार्ट किया सिखाना, वो थी जानवी कपूर थी, और काफ़ी टाइम तक उनको मैंने ट्रेन किया था। सो अराउंड
एक 7 to 8 मंथ्स उनको ट्रेनिंग किया। फिर उसके बाद में सर ने मुझे और 2-3 काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट के बच्चे दिए थे जो ट्रेन करने के लिए, तो उनको भी काफ़ी ट्रेनिंग दे चुका था मैं। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है सर कि एक आर्टिस्ट को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए आगे बढ़ने के लिए? देखो क्या होता है लाइफ में, आपको जब आप जो भी आप चीज़ कर रहे हो, आपको वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए कॉन्सेंट्रेट करके आपको उसको ही लेके आगे चलना चाहिए। क्योंकि अगर उसके अलावा 2-3 चीज़ें आप ध्यान दोगे ज़्यादा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हैंडल करने। तो अगर आप डांसिंग कर रहे हो तो बस आप उसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करो। आपके भले लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें आए, आपकी प्रॉब्लम्स आए कोई, और मेन तो आपको सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है। आपको सिंसियरली वो चीज़ों को पकड़ के आगे चलना है, काम पे ध्यान दो। आप जितना इंपॉर्टेंस आपके काम को दोगे शायद लाइफ में आपको वो चीज़ काफ़ी सक्सेस देगी। तो मेरे लिए तो आई थिंक सो सिंसियर बनना बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है सर, हर एक पेरेंट्स को सवाल होता है कि 30 एज 50 एज उसके बाद इस फील्ड में आप क्या करोगे? एक एज लिमिट वो बोलते कि इस एज लिमिट के बाद आई थिंक आप क्या करोगे उसके बाद। तो आप क्या सजेस्ट करोगे उन लोगों के लिए कि आप किस तरह मतलब अपने करियर को अभी तक संभाला हुआ है और अभी भी सक्सेसफुली आप चीज़ों को हैंडल करते जा रहे हो, तो आप क्या सजेस्ट करोगे हर एक पेरेंट्स को? देखो मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि आप 30-40 के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। आज मुझे आई थिंक सो ऑलमोस्ट 24 ईयर्स हो गया मैं डांसिंग कर रहा हूँ। मैंने मेरे क्लासेस स्टार्ट किए 1997 में, और उसके बाद जो मेरा ग्रोथ होते गया, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। और मुझे लगता है कि मैं और 10-15 साल भी कर सकता, बिकॉज नाउ आई एम 41। आज ये एज तक भी मैं कर रहा हूँ। और वही मैं खुद को सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको आपका माइंड क्लियर करना चाहिए कि मुझे बस इसी में करना है। अगर तुम इसमें करके यार चलो, अगर आपका लाइफ में थोड़ा डाउन आया तो आपने बोला नहीं यार इसको छोड़ के मैं सेकंड ऑप्शन करता हूँ, फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप डांसिंग क्लास में अगर डांस करते हो, आप क्लासेस बनाओ अच्छा, आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट क्लब बनाओ, आप आपके आजू बाजू अच्छे लोग रखो जो आपके आगे तक लेके जाए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी को फोर्स मत करो कि नहीं ये मत करो, ठीक है, आप उनको सपोर्ट करो। क्योंकि विदाउट सपोर्ट आई थिंक सो बच्चे कुछ कर नहीं पाते। बिकॉज लाइफ में सबसे मेन सपोर्ट होता है अपने फैमिली का होता है। क्योंकि एक बार अपने फैमिली आपको सपोर्ट किया तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। बहुत सारे लोगों को इस फील्ड में आना चाहते हैं, एक करियर बनाना चाहते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि उन लोगों को कब इस करियर को चुनना चाहिए और कब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बाबा मैं ये करियर कर सकता हूँ, डांसिंग में आ सकता हूँ या कोरियोग्राफर बन सकता हूँ? तो ये उनको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि यार मैं किस तरह एंटर करूँ, तो आप क्या सजेस्ट करोगे उनके लिए? देखो आजकल तो डांसिंग बोले ना, देखो डांसिंग तो आज हर एक घर में, क्योंकि जब से ये यूट्यूब एंड ऑल दिस थिंग्स है तो हर किसी के बॉडी में डांसिंग, बिकॉज लोग देख देख के सीख रहे। एक्चुअली लोगों ने इस करियर में तभी आना चाहिए जब उनको लगे यार चलो मैं कुछ कर सकता हूँ, और ऐसा नहीं कि डांसिंग सीखना कम होता है, लोग सीखते रहते हो। सो बहुत सारे लोग इस फील्ड में आ जाते हैं नए नए, बट उनको इसमें करियर करना है बट डायरेक्शन नहीं मिलता है, और किस तरह वो मतलब इस फील्ड में आप क्या सजेस्ट करोगे कि कब आना चाहिए एक्चुअल में? देखो मैं तो ये चीज़ कहना चाहूँगा लोगों को कि आप जहाँ पे भी जाते हो ट्रेनिंग के लिए, आप वहाँ पे पहला सीखो। आप पहले अपने आप को बनाओ, एक अच्छे से 5-6 साल 8-10 साल दो। और सेकंड थिंग तो आपको जब गुरु मिलता है आप उससे अच्छी गाइडेंस लो कि सर अभी मुझे ये फील्ड में मैं पूरा आ चुका हूँ, तो आपको क्या लगता है कि मैं कब अपने खुद के लिए तैयार करके ना खुद का एक करियर इसको मैं सेटल बोल के कर लूँ कि मैं अपना खुद के क्लासेज या एज ए कोरियोग्राफर में चला जाऊँ अंदर, या किसी का असिस्ट करूँ बड़े कोई मास्टर को। तो आपको एक गुरु भी होना बहुत जरूरी है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेन थिंग तो आपको सिंसियरली वो गुरु के साथ रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जहाँ पे सीखते हो आपको उसको पहला पूरा पीना पड़ता है। बिकॉज उसको जो एक्सपीरियंस होता है शायद वो तुम में आना थोड़ा टाइम लगता है उसके लिए। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप सिंसियरली वहाँ पे करो। जब आपको लगे हाँ थोड़ा मैं ठीक हूँ, आई कैन जस्ट डू ऑल दिस, तो आप आपके गुरु से आप थोड़ा अच्छी उनसे गाइडेंस लो, उनको पूछो कि सर मैं कुछ कर सकता हूँ अभी, मेरा खुद के इंडिपेंडेंट, तो शायद आपको वो टाइम में आपको गुरु सही बता देगा। सो वो चीज़ मेरे ख्याल से मतलब आपके हिसाब से गुरु का साथ होना ज़रूरी है। अभी आज मैं जहाँ से सीखा हूँ वो भी मेरे गुरु थे, आज वहाँ से मैं गुरु बनाऊँ। अब मेरे पास जो सीखे आगे जाके वो भी गुरु बनेगा। बट आपको प्रॉपर गाइडेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका गुरु होता है पीछे, आप उसको पहला जानो कि बाबा उसने क्या किया है, वो चाहता क्या है और कैसा वो आगे बढ़ा है। तो वो चीज़ जब आपको पता चलेगी तो शायद मेरे ख्याल से आप वो चीज़ में अपना एंटर करना चाहिए। विक्रम सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है एक आर्टिस्ट का स्ट्रगल जो है वो कब ख़त्म होता है? एक्चुअली आर्टिस्ट का स्ट्रगल कभी ख़त्म होता ही नहीं, क्योंकि वो जैसे जैसे आगे जब बिकॉज कॉम्पिटिशन इतना बढ़ता है कि वो खुद को बनाने के लिए वो और स्ट्रगल करता है। तो मेरे ख्याल से लाइफ में ही शुड नॉट बी फुल्ली सेटिस्फाइड, ही शुड बी हैप्पी एंड ही शुड कीप वर्किंग और स्ट्रगल करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर स्ट्रगल खत्म हुआ देन इज ओवर, आप कुछ कर नहीं पाते हो। तो स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आप और नई चीज़ें बहुत सीखोगे, आपके नए नए आइडियाज आएंगे और आप नए कुछ चीज़ें लेके होंगे। तो मेरे ख्याल से स्ट्रगल करना रुकना नहीं चाहिए, वो चलते ही रहना चाहिए। तो मुझे वहीं पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट
राउंड की तरफ जाते सर। ये ट्रिकी क्वेश्चन है और सबसे स्टूपिड क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि बहुत फनी आंसर है इसके। तो ट्रिकी क्वेश्चन में आपको मैं एक सवाल पूछूंगा और उसका आपको जवाब देना है, ठीक है? तो मेरा पहला ट्रिकी क्वेश्चन है, नाक का दर्द हमें सबसे ज़्यादा परेशान क्यों करता है? नाक का दर्द हमें सबसे ज़्यादा परेशान क्यों करता है? क्योंकि हम लोग नाक में उंगली डालते हैं। और सर कुछ क्रिएटिविटी। नाक का दर्द आपको क्यों हमेशा परेशान करता है? सॉरी यार। क्योंकि नाक दर्दनाक होता है। रिसेंटली रिया चक्रवर्ती का बहुत प्रॉब्लम चालू थे, तो रिया के ऊपर एक सवाल है, रिया नाम की लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया तो बताओ अब इसे क्या कहेंगे? कमरे में बंद कर दिया तो उसे हम क्या कहेंगे? रिया बंद नहीं यार, थोड़ा आ रहा है ऐसे दिमाग में पर समझ नहीं रहा है क्या वो। रिया बंद। सॉरी यार, ये भी नहीं आया। बंद रिया। दुनिया का सबसे पहला आलू कहाँ पाया गया था? दुनिया का सबसे पहला आलू कहाँ पाया गया था? सिंपल है, जमीन के नीचे। क्या बात है, सर ने फाइनली आंसर दे दिया। अभी वापस नेक्स्ट सवाल की तरफ जाता हूँ। ये है फोर्थ क्वेश्चन। 12.99 को हिंदी में गा के क्या कहेंगे? 12.99 गा के क्या कहेंगे? 12.99 चलती है क्या? 9 से 12 नहीं, वो तो नहीं है। 12.99 ये भी इसका आंसर है तेरा होने लगा हूँ, क्योंकि 12.99 तो भी वो 13 में जाने वाला है, तो तेरा होने लगा हूँ। एक घर में एक अंधा, बहरा और एक लंगड़ा रहता है, तो बताओ आटा पीसने कौन जाएगा? बहरा जाएगा। क्यों सर? क्योंकि उसको चलने आता है, वो देख सकता है। इस तरह से विक्रम सर ने इस सवाल का जवाब भी पूरी तरीके से गलत दिया है, क्योंकि आटा वापस कैसे पीसेंगे? सही वेरी गुड। अब ये थोड़े से अलग क्वेश्चन है। ऐसी चीज़ जिसका नाम लेते ही गायब हो जाती है। इसका नाम लेते ही गायब हो जाते हैं। ऐसी चीज जिसका नाम ही लेते ही गायब हो जाते हैं। साइलेंस। क्या बात है सर, आपने इसका भी आंसर दे दिया, क्या बात है, वेरी नाइस। ये तो आई थिंक आपको आ ही जाएगा 110%। ऐसी चीज जो सारा दिन आपका पीछा करती है। परछाई। क्या बात है सर। हमेशा रहती है आपके आगे पीछे, पीछे आगे सब जगह चलती रहती है आपके साथ वो। ओके, अभी फोर्थ क्वेश्चन है सर। ऐसी चीज जो ब्लाइंड भी देख सकता है, एक आंख वाला भी देख सकता है और 2 आंख वाला भी देख सकता है। अंधेरा। जो 2 आंख वाला भी देख सकता है, एक आंख वाला भी देख सकता है। सबकी एक कॉमन चीज़ है जो सब देख सकते हैं। ब्लाइंड क्या देख सकता है यार? सोचिए सर, ब्लाइंड क्या देख सकता है? अंधेरा ही देख सकते हैं यार। चलो तो आप हार गए सर। सवाल है तेरे सचिन यार। ड्रीम। ओ, विक्रम सर से बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली और सवालों के जवाब तो बहुत ही फनी दिए। हमारे शो में जो भी गेस्ट आते हैं उनका एक ऑटोग्राफ लेते, तो हमारे शो के आज के गेस्ट थे मिस्टर विक्रम सिंह गिल सर। ऑटोग्राफ। थैंक यू सो मच विक्रम सर हमारे शो में आने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए कलाकार के साथ और एक नए आर्टिस्ट के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ। तो टिल देन बाय बाय।